नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ मराठा आरक्षण की तपिश भी बढ़ने लगी है। मराठा आरक्षण के आंदोलनकारी अब सभी दलों के नेताओं से प्रत्यक्ष मिलकर मराठा आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मराठा प्रदर्शनकारियों ने जब शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तो उन्होंने आरक्षण का दांव मोदी सरकार के पाले में डाल दिया। उद्धव ने कहा कि मोदी सरकार आरक्षण की 50% लिमिट को बढ़ाने का कदम उठाए, हम साथ हैं। मराठा आंदोलनकारियों से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यों को आरक्षण की सीमा बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। पहले बिहार में आरक्षण दिया गया था, उसे कोर्ट ने उड़ा दिया था। इसलिए अगर आरक्षण की सीमा बढ़ानी है तो इस मुद्दे को लोकसभा में ही सुलझाया जा सकता है। मैं इस पर अपना समर्थन देने को तैयार हूँ। मराठा और ओबीसी सभी को मिलकर मोदी के पास जाना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी खुद भी कहते हैं कि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बुधवार को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा महासचिव को पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार शिकायत सौंपी है। बता दें, मंगलवार को लोकसभा कार्यवाही में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी थी। इसके बाद पीएम ने अनुराग ठाकुर का भाषण सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस मुद्दे पर बुधवार को सदन में काफी हंगामा हुआ। उसी भाषण को पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का यह भाषण अवश्य सुनना चाहिए, जो इंडिया गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। इसके बाद कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि मैंने पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। मैंने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है कि यह सदन की अवमानना थी जिसे पीएम ने ट्वीट किया और अनुराग ठाकुर की कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों को प्रचारित किया, जबकि उन टिप्पणियों को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। बीजेपी के साथ सरकार में शामिल अपना दल सोनेवाल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर योगी को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान का एक कारण 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर आरक्षण के मसले पर योगी सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई न करना भी रहा। अनुप्रिया ने एक इंटरव्यू में ये बात कही। बता दें, इससे पहले ही पिछले महीने ही अनुप्रिया पटेल ने एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था और योगी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, लेकिन योगी पर सवाल उठाए थे। उधर गडकरी ने भी बजट को लेकर सवाल उठा दिए हैं। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन और चिकित्सा बीमा योजनाओं के प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने का अनुरोध किया है। गडकरी के इस बयान से भाजपा हैरान है। गडकरी का ये पत्र ऐसे समय सामने आया है जब केंद्रीय बजट 2024 की चौतरफा तीखी आलोचना हो रही है। आम लोगों से लेकर उद्योग जगत तक ने इस बजट को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाया है। ऐसे में गडकरी की मांग एक तरह की आलोचना ही मानी जाएगी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में हाशिए पर रहने वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। पशुपति नाथ पारस ने एक बैठक के बाद कहा कि इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हम अभी से करें। पशुपति पारस ने कहा कि फिर हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं। एनडीए गठबंधन से हमारी बात होगी और सम्मानजनक समझौता हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम 243 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस में जा सकते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, हम केवल वो सम्मान मांग रहे हैं जो हमारा हक है। भविष्य में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। ओडिशा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजू जनता दल यानी बीजेडी को फिर बुधवार को बड़ा झटका लगा है। बीजेडी की राज्यसभा सांसद ममता मोहंता ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही बीजेडी को भी छोड़ दिया है। ममता के इस कदम को बीजेपी के सियासी पैंतरे के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थामने वाली हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीपीपी की बैठक में पार्टी नेताओं से कहा कि हमें आत्मसंतुष्ट और आत्मविश्वासी नहीं बनना है। माहौल हमारे पक्ष में है, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें लगता था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेगी, लेकिन वो आज भी समुदायों को विभाजित करने, भय और शत्रुता का माहौल बनाने की अपनी नीति पर कायम है। इस दौरान उन्होंने आरएसएस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो बीजेपी का राजनीतिक और वैचारिक आधार है। लोकसभा में मंगलवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के जाति पर दिए गए बयान की चर्चा आज भी जारी है।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने संसद के बाहर बुधवार को कहा कि जाति का सवाल कोई नया नहीं है और इसका सवाल बहुत पुराना है। एक समय यूपी के सदन में ऐसा आया था, यहाँ शूद्र को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें थीं जो नहीं चाहती थीं कि मैं हवन पूजन करूं। उन्होंने कहा कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है? लोकसभा चुनाव में मैंने मैनपुरी में देखा था कि प्रतिमा को धोया गया था। कन्नौज के जिस मंदिर में मैं पहली बार चुनाव जीतकर गया था, वहां से लौटने के बाद उस मंदिर को धोया गया था। जब आप चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, विश्व गुरु अमृतकाल की बात हो रही है, वहां आप गंगा जल की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता या किसी भी व्यक्ति की जाति पूछ सकती है? मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि सदन में 99 बार गाली खाकर आओ, तब आप मंत्री बनोगे। मंगलवार को लोकसभा में अनुराग ठाकुर के बयान के बाद अखिलेश यादव भी बोले थे और उन्होंने विरोध करते हुए अनुराग ठाकुर से कहा था कि वो जाति कैसे पूछ सकते हैं। संसद में अनुराग ठाकुर के मंगलवार को जाति को लेकर दिए गए बयान के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। संसद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा था। अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनका बचाव किया है और राहुल गांधी को घेरा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस संसद को चलने नहीं देना चाहती है। अनुराग ठाकुर ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि तुम्हारी जाति क्या है, तो मैं अपनी जाति बताऊंगा और धर्म भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं भी पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आपकी जाति क्या है और आपका धर्म क्या है? यूपीएससी ने पूजा खेड़कर की सिविल सेवा के लिए तत्कालिक उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है और उन पर हमेशा के लिए भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं और नियुक्तियों में शामिल होने पर रोक लगा दी है। सभी मौजूद रिकॉर्ड्स की जांच के बाद यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को CSE 2022 के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। मध्य प्रदेश सरकार ने 56 मदरसों पर एक्शन लिया है। कथित फर्जीवाड़े के आरोप में राज्य में एक ही जिले के करीब 5 दर्जन मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने सरकार की कार्रवाई पर हर्ष जताया है। प्रदेश के श्योपुर जिले में कुल 80 में से 56 मदरसों को बंद करने का फरमान जारी किया गया है। श्योपुर जिले के शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश सरकार बोर्ड ने इन मदरसों की मान्यता समाप्त करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में आईएएस कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि उपनियमों के उदारीकरण के बावजूद सदियों पुराने बुनियादी ढांचे को सही क्यों नहीं किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे सवाल किया कि बेसमेंट में पानी कैसे घुस गया, इस बात पर जोर देते हुए कि बुनियादी ढांचे को पर्याप्त रूप से सही क्यों नहीं किया गया था। कोर्ट ने नागरिक अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि मुझे ये कहते हुए खेद है कि नागरिक अधिकारी दिवालिया हो चुके हैं। दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक और शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति ने राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि कह सकते हैं कि हमसे चूक हुई है, लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि हमारी नीयत खराब थी। बता दें, दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में शनिवार शाम को पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद छात्र दृष्टि आईएएस कोचिंग और उसके संस्थापक विकास देवीकीर्ति के घर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मुहिम भी चलाई जा रही थी। दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक विकास देवीकीर्ति ने ANI से बात करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि हमसे चूक हुई है, लेकिन ये चूक ऐसी नहीं थी कि हमारी नीयत खराब थी, लेकिन नियमों के स्तर पर हमसे चूक हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 1000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान हैं। किसी भी एक कोचिंग संस्थान के पास शिक्षण संस्थाओं के लिए जारी की जाने वाली फायर एनओसी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जहाँ तक बात हमारे बेसमेंट की है, करोल बाग स्थित हमारी 4-5 बिल्डिंगों में से एक इमारत का बेसमेंट सील हुआ है। उन्होंने कहा है कि करोल बाग स्थित हमारे बेसमेंट को लेकर हमारे पास कमर्शियल अनुमति है। एनओसी में लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है और उसमें ऑफिस ही चलाया जा रहा था। हालांकि लोग अभी भी उनकी बातों से खुश नहीं हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन की जिम्मेदारी आईएएस अफसर प्रीति सूदन को दी गई है। प्रीति सूदन 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वो इस जिम्मेदारी को 1 अगस्त 2024 से संभालेंगी। भारत के कार्मिक मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि 4 जुलाई को तत्कालीन चेयरमैन मनोज सोनी ने राष्ट्रपति मुर्मू को इस्तीफा सौंपा था, जिससे स्वीकार कर लिया गया था। मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा सौंप दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को बारिश की वजह से उमस से राहत तो मिली, लेकिन विधानसभा में पानी भर गया। इसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा से दूसरे गेट से जाना पड़ा। बारिश की वजह से नगर निगम के दफ्तर में भी पानी भर गया। वहां स्कूल से लौटने वाले बच्चों को और ऑफिस से घर लौटने वालों को भी जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ा। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। हजरतगंज और गोमती नगर जैसे पौष इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। भारी बारिश के बाद लखनऊ के पॉश इलाकों में से एक अंबेडकर पार्क के सामने हुड़दंग का माहौल दिखा। सड़क पर पानी भर जाने के बाद वहां से निकल रही लड़कियों पर हुड़दंगियों ने पानी फेंकना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कई लोगों के बाइक और स्कूटी को भी पानी में गिरा दिया। कई लोगों के साथ ऐसा ही किया गया। ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक शख्स महिला के साथ बाइक पर जा रहा है, लेकिन लंपटों ने उन पर पानी फेंकना शुरू किया। वो फिर भी आगे बढ़ते रहे तो उनकी बाइक पकड़ ली, जिसके बाद महिला पानी में गिर गई और फिर एक लंपट ने उसको पकड़ा और ये दिखाया कि उठा रहा है। इसको शेयर कर लोग कह रहे हैं कि क्या ही घटिया लोग हैं, लट चलना चाहिए ऐसे लोगों पर। केरल के वायनाड में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात हुए भूस्खलन में अब तक 158 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रियंका और मैं भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए कल वायनाड जाने वाले थे। हालांकि लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण हमें अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हम उतर नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं वायनाड के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द दौरा करेंगे। इस बीच हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में वायनाड भूस्खलन हादसे पर चर्चा के दौरान अपनी बात कही। उन्होंने केरल सरकार को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 23 जुलाई को ही प्राकृतिक आपदा को लेकर आगाह कर दिया था। अमित शाह ने बताया कि एक सप्ताह पहले ही बारिश और भूस्खलन का अलर्ट दे दिया गया था। इसके बाद भी उन्हें कई बार बताया गया था, लेकिन केरल सरकार ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और इस पर ध्यान नहीं दिया। पेरिस ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग के 75 किलोग्राम वर्ग में भारत की लवलीना बोरगोहाई क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 16 में लवलीना नॉर्वे की सुनिवा हॉफस्टेड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। क्वार्टर फाइनल में लवलीना का मुकाबला रविवार को अब चीन की लीचियान से होगा। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पुरुष एकल मुकाबले में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 21-18, 21-12 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। BWF वर्ल्ड रैंकिंग में क्रिस्टी चौथे पायदान पर हैं, जबकि लक्ष्य सेन की रैंकिंग 22 है। लक्ष्य सेन ने लगातार 2 मैचों में जीत दर्ज की है, जिसके बाद वो एल ग्रुप में शीर्ष पर हैं। राउंड ऑफ 16 मैच में लक्ष्य सेन का सामना अपने हमवतन HS प्रणॉय से हो सकता है। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर्स PV सिंधु ने बुधवार को पेरिस ओलंपिक में महिला एकल ग्रुप गेम में एस्टोनिया की क्रिस्टियन कोबा को 21-5, 21-10 से हरा दिया। वर्तमान में BWF विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर काव्य सिंधु ने विश्व नंबर 73 कोबा के खिलाफ शुरुआती गेम में लगातार 8 अंक हासिल किए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने आज की जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली। पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में 7 गोल्ड मेडल के साथ जापान शीर्ष पर है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे अधिक 26 मेडल हैं, वहीं भारत के खाते में अभी तक सिर्फ 2 पदक आए हैं। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य मिलाकर अब तक सबसे ज्यादा मेडल संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते हैं। अमेरिका के पास 4 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 11 कांस्य पदक हैं। हालांकि कम स्वर्ण पदक होने की वजह से वो पदक तालिका में 6ठे नंबर पर है। फ्रांस के पास कुल 18 पदक हैं। फ्रांस के पास 5 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक हैं। चीन के पास 14 पदक हैं और वो पदक तालिका में दूसरे पायदान पर है। चीन के पास 6 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 2 कांस्य पदक हैं। ट्रम्प के भतीजे फ्रेड सी ट्रम्प 3 ने अब कमला हैरिस को समर्थन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कमला हैरिस को वोट देंगे क्योंकि ट्रम्प एटॉमिक क्रेजी हैं और परिवार में हर कोई ये जानता है। लेकिन अगर उनके चाचा जीतते हैं और उन्हें उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उन्होंने कहा कि वो इसमें शामिल होंगे। फलस्तीन में इजरायल कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रहे लड़ाका समूह हमास और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अलग अलग बयानों में कहा कि बुधवार को ईरान में हत्या कर दी गई। हमास ने हानी एह की शहादत पर शोक जताया। हमास ने कहा कि तेहरान में संगठन प्रमुख के आवास पर एक विश्वासघाती जायोनी हमला हुआ जिसमें वो मारे गए। हानी एही मंगलवार को सार्वजनिक रूप से ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इजरायल को हनिया की कायरतापूर्ण हत्या के लिए पछताना पड़े। मसूद ने यह भी कहा कि ईरान अपनी क्षेत्रीय अखंडता और सम्मान की रक्षा करेगा। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक मसूद ने हनिया को एक बहादुर नेता बताया। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने भी कहा कि हनिया की मौत का बदला लेना ईरान का फर्ज है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।